हेलो एवरीवन, सो आई एम बैक विद अनदर वीडियो जिसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं एमसीक्यू ऑन द इन्वायरमेंट, इकोलॉजी एंड बायोडाइवर्सिटी। इसका पार्ट नंबर 4 है आज। अभी तक हम इसके ऊपर 3 पार्ट कर चुके हैं। मैंने आपको पहले ही लेक्चर्स में बता चुका हूं कि अब मेरा टारगेट रहेगा कि आप तक सारे टॉपिक्स के रिलेटेड टॉप 100 एमसीक्यू आप तक पहुंचाया जाए, जिसके कारण हम मैक्सिमम टू मैक्सिमम एमसीक्यू कर पाए, जो आपको एग्जाम में बहुत ज्यादा मदद करेगी। तो जो भी इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि हमारे एंड से कोई भी न्यू वीडियो अपलोड हो आप तक सबसे पहले पहुंचे। अभी तक हम 3 पार्ट डिस्कस कर चुके हैं, मतलब कि 60 एमसीक्यू डिस्कस कर चुके हैं। अब हम 61 क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलो बिना टाइम वेस्ट करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 61 क्या कहता है? 60 तक मैं कवर अप कर चुका हूं। 100 एमसीक्यू जैसे होंगे मैं आपको पीडीएफ टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगा। तब तक के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है। तो 61 क्वेश्चन कह रहा है, व्हाट आर द स्पीशीज कॉल्ड हुज मेंबर्स आर इन डेंजर ऑफ एक्सटिंक्शन बट द रीजन इज अननोन कॉल्ड। ठीक है, मतलब कि वो इंडिविजुअल्स जो एक्सटिंक्ट होने की कगार पे हैं वो हमारे कौन होते हैं? एंडेंजर्ड होते हैं। ठीक है, ये तो हमें पता है, लेकिन आगे मैंने थोड़ा सा एड ऑन किया, बट द रीजन इज अननोन। उनके जो एक्सटिंक्शन है ना उसका रीजन अननोन है, तो उन्हें हम क्या कहेंगे? दैट दे आर नोन एज इनडिटरमिनेंट। तो ये याद रखना, इसका डी ऑप्शन है ना कि ए ऑप्शन। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, 62 क्वेश्चन। What happen when the food energy passes from herbivores to carnivores and to the next organism? ठीक है, क्या होगा जब आपकी जो फूड एनर्जी है हर्बीवोर से कार्निवोर्स में जाएगी और टू द नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म। कहता है अमाउंट ऑफ एनर्जी इंक्रीजेस, अमाउंट ऑफ एनर्जी डिक्रीजेस, एनर्जी बिकम जीरो एंड एनर्जी रिमेन्स अनचेंज। तो इसमें हमारा 10% लॉ ऑफ एनर्जी ही आ गया, बस थोड़ी सी स्टेटमेंट बदल दी और कुछ खास नहीं है। जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ेंगे, मतलब कि हर्बीवोरस से ऊपर जाएंगे, या आप कह सकते हो 1 ट्रॉपिक लेवल से ट्रॉपिक नंबर 2 पे जाएंगे, 2 से 3 जाएंगे, 3 से 4 जाएंगे एंड सो ऑन। तो जब हम ऐसे जाते हैं तो इससे क्या होता है? हमारी एनर्जी घटती है, सिर्फ और सिर्फ 10% ही आगे बढ़ती है, आगे सिर्फ और सिर्फ 10% ही ट्रांसफर होती है, बाकी 90% लॉस। ठीक है, तो इसका बी ऑप्शन रहेगा, अमाउंट ऑफ एनर्जी डिक्रीजेस। क्वेश्चन नंबर 63, व्हाट इज द एनर्जी स्टोर्ड एट द कंज्यूमर लेवल कॉल्ड? ठीक है, अगर वो एनर्जी जो कंज्यूमर लेवल पे स्टोर की जाती है तो उसे क्या बोला जाता है? देखो कंज्यूमर लेवल है, ध्यान से देख लो। ठीक है, प्रोड्यूसर लेवल नहीं है। तो कंज्यूमर लेवल की अगर बात करें तो उस एनर्जी को हम बोलते हैं सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। तो सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी इज नोन एज द कंज्यूमर लेवल एनर्जी स्टोर्ड। 64, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ड्राइविंग फोर्स ऑफ एन इकोसिस्टम? इकोसिस्टम की अगर बात करें, ड्राइविंग फोर्स मतलब एक तरह से आप मान सकते हो जिससे इसकी शुरुआत होती है। तो इकोसिस्टम की जो आपकी शुरुआत है किससे होगी? सिर्फ और सिर्फ सनलाइट से, सिर्फ और सिर्फ सोलर एनर्जी से। सोलर एनर्जी होगा तो सोलर एनर्जी हमें मदद करेगा, प्रोड्यूसर्स को मदद किसमें करेगा? प्रोडक्शन में। वो जब प्रोडक्शन करेंगे, हर्बीवोर्स उसे खाएंगे, आगे आपको फूड चेन के बारे में पता ही है, वैसे वैसे वो प्रोसीड अप होती रहेगी। तो ड्राइविंग फोर्स क्या रहता है? सोलर एनर्जी या सनलाइट। अगर ऑप्शन होगा तो आप वो भी चुन सकते हो। क्वेश्चन नंबर 65, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इकोलॉजिकल सर्विसेज? इकोलॉजिकल सर्विस मैंने आपको बताया था, वो बेनिफिट जो हमें इकोसिस्टम हमें प्रोवाइड करता है। वैसे इकोसिस्टम में सभी के सभी बेनिफिट्स प्रोवाइड करता है, बिना इकोसिस्टम के हम एग्जिस्ट ही नहीं कर सकते। तो इकोलॉजिकल सर्विसेज जो हमें मिलती हैं, तो नीचे आपको बताया हुआ है, तो कौन कौन से आप ऑप्शन पढ़ सकते हो? O2 फिक्सेशन, CO2 रिलीज, पोल्यूशन। ठीक है, पोल्यूशन से हमें पता चलता है हमारी सर्विसेज नहीं है, ये उल्टा हमारी सर्विसेज है इकोसिस्टम की। हम कहेंगे कि हाँ हमने ये दुष्कर्म कर रहे हैं, एक तरह से हम मान सकते हैं। ठीक है, तो ये तो ऑप्शन पहले ही गलत हो जाता है, तो बी को भी हम गलत कर देते हैं। ठीक है, बी में भी पोल्यूशन लिखा हुआ है, तो ये 2 ऑप्शन तो हमारे गलत हो जाते हैं, बचते हमारे पास सी और डी। ठीक है, तो कहता है CO2 फिक्सेशन, O2 रिलीज, पॉलिनेशन। CO2 फिक्सेशन, फर्टिलाइजेशन एंड द रिलीज ऑफ सोडियम। तो O2 आपको पता है ऑक्सीजन, हम जो है हमें ऑक्सीजन मिलती है प्लांट्स के जरिए। ठीक है, और CO2 फिक्सेशन में वो मदद करती है और पॉलिनेशन में भी मदद करती है। ये सभी की सभी इकोलॉजिकल सर्विसेज है बाय द इकोसिस्टम। तो दैट विल बी द सी ऑप्शन इज द राइट वन। तो इसका आंसर क्या रहेगा? सी ऑप्शन। 66 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? नीचे देखिए ऑप्शन में से कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, जो सही नहीं है वो हमने बतानी है। ठीक है, इनकरेक्ट ध्यान से पढ़ा करो, इनकरेक्ट लिखा करेक्टली लिखा। तो फॉरेस्ट इकोसिस्टम हेल्प्स इन गैशियस बैलेंस। यस सर, गैशियस बैलेंस में फॉरेस्ट इकोसिस्टम बहुत ज्यादा मदद करता है। ये भी एक तरह की इकोसिस्टम इकोलॉजिकल सर्विसेज आप इसे कह सकते हो। फॉरेस्ट इकोसिस्टम हेल्प्स इन पॉलिनेशन, पॉलिनेशन में भी मदद करेगा।
फॉरेस्ट इकोसिस्टम लीड्स टू द एक्सटिंक्शन ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म। तो फॉरेस्ट इकोसिस्टम इसमें लीड नहीं करता। अगर इसकी डिस्ट्रक्शन की बात करो तो हम कह सकते हैं कि हाँ वो ऑर्गेनिज्म के एक्सटिंक्शन में होगा, वो लीड अप करेगा डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट, तो हम कह सकते हैं। तो ये ऑप्शन इसका सही रहेगा, दैट दिस स्टेटमेंट इज द इनकरेक्ट। ये स्टेटमेंट क्या है? इनकरेक्ट है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 67। एस्टैब्लिश इन 1936 डैश इज इंडियाज फर्स्ट नेशनल पार्क। तो इंडिया की फर्स्ट नेशनल पार्क कौन सी है? तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि इंडिया की पहली नेशनल पार्क कौन सी थी जिसे मान्यता दी गई इन 1936 में, मतलब आजादी से भी पहले से मान्यता मिल गई थी कि हाँ ये नेशनल पार्क है। तो वो है हमारी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। अब आपका काम है, आपने कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है कि ये जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है कौन सी स्टेट में है और ये कौन से एनिमल को कंजर्व करने के लिए बनाई गई है। ठीक है, ये आपने जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है। देखो एक और मैं अनाउंसमेंट कर रहा हूं कि मेरी जो नेक्स्ट वीडियो रहेगी वो मैं आपको नेशनल पार्क्स पे कराऊंगा, कि आपको सिखाऊंगा कि आपने कौन कौन सी इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है, क्या क्या ट्रिक्स रहनी चाहिए आपको, ताकि आसानी से याद आ जाए। क्योंकि नेक्स्ट जो हमारा पार्ट रहेगा एमसीक्यू, मतलब 20 एमसीक्यू जो हम आगे करने वाले हैं ना, उसमें हमने नेशनल पार्क्स पे ज्यादा फोकस रहेगा, मैच द फॉलोइंग देंगे आपकी नेशनल पार्क्स के ऊपर। ठीक है, तो ये चीज आपने याद रखनी है। तो उसके कारण मैं पहले आपको एक नेशनल पार्क्स के लिए एक प्रॉपर लेक्चर प्रोवाइड कर दूंगा नेक्स्ट, जो आपको कल ही मिल जाएगा, और नेक्स्ट डे पे आपको एक एमसीक्यू मिल जाएगा। उसके बाद हमारा ये टॉपिक खत्म, इन्वायरमेंट, इकोलॉजी एंड बायोडाइवर्सिटी टॉपिक खत्म। ठीक है, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 68। अगर आप इसका थ्योरेटिकल पार्ट भी देखना चाहते हो, ऊपर आपको आई बटन प्लेलिस्ट प्रोवाइडेड, आप उधर से देख सकते हो। और जो है प्रॉपर 14 to 15 लेक्चर्स आपको प्रोवाइडेड है, वो जरूर देखिएगा एक बार अगर आपके पास टाइम है तो। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, नीचे स्टेटमेंट्स पढ़ लेते हैं। द एक्सक्लूसिव राइट फॉर डिक्लेयरिंग सर्टेन एरियाज एज वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज लाइज विद द स्टेट गवर्नमेंट, while the exclusive right for declaration of national parks lies with the central government. National parks can be created for protection of a particular species. Wildlife sanctuaries are not primarily focused on the particular species. देखो ये दोनों जो स्टेटमेंट्स हमने जैसे पढ़ी, इसमें आपने बताना है कौन सी स्टेटमेंट सही है। तो बात करें पहली स्टेटमेंट की, इधर से ही आपका एक कंसेप्ट और क्लियर होता है, दैट वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को डिक्लेयर करने का हक किसके पास है? स्टेट गवर्नमेंट के पास, लेकिन अप्रूवल आप सेंट्रल गवर्नमेंट से लेना पड़ता है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट के पास एक्सक्लूसिव राइट रहता है। वाइल द नेशनल पार्क जो डिक्लेरेशन है वो सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। तो पहली स्टेटमेंट सही है। ठीक है, ये चीज याद रखनी है, नेशनल पार्क बनाने वाली आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट है। अगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करें तो वो स्टेट गवर्नमेंट है। अगर बात करें नेशनल पार्क की, ये एक पर्टिकुलर स्पीशीज, अभी हमने ऊपर बात की जिम कॉर्बेट, मैंने आपको होमवर्क दिया है कि आपने बताना है एक पर्टिकुलर स्पीशीज को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाई गई है नेशनल पार्क, और वो कौन सा स्पीशीज है वो आपने बताना है। तो ये तो सही है। और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज कोई पर्टिकुलर स्पीशीज के ऊपर नहीं होती, वो प्रॉपरली आप कह सकते हो उस प्रॉपर इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट करने के लिए होती है। तो ए ऑप्शन भी सही है और बी ऑप्शन भी सही है। तो इसका आंसर क्या आएगा? सी ऑप्शन, बोथ ए एंड बी आर द राइट वन। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 69। विच वन अमंग द फॉलोइंग इज इंडिया फर्स्ट मिक्स्ड वर्ल्ड हेरिटेज साइट? ठीक है, देखो मिक्स्ड वर्ल्ड हेरिटेज साइट बोल रहा है, तो आपको बता दूं ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों इंपॉर्टेंट? इसलिए है क्योंकि ये एक रिसेंट में ही आ जाता है, मान सकते हो, क्योंकि 2016 में ही इसे डिक्लेयर किया गया है। तो इसका आंसर क्या रहता है? देखो मिक्स्ड वर्ल्ड हेरिटेज साइट कौन सी होती है? यूनेस्को ने इसको मिक्स्ड वर्ल्ड हेरिटेज साइट इसलिए दिया बाय फुलफिलिंग द नॉमिनेशन ऑफ क्राइटेरिया फॉर बोथ नेचुरल एंड कल्चरल हेरिटेज। इसने जो कंपोनेंट आपका नेचुरल भी है, नेचुरल हेरिटेज को भी प्रोत्साहित करे और कल्चरल को भी करे, उसको ये मिक्स्ड वर्ल्ड हेरिटेज साइट में डाला जाता है। तो वो कौन सा है? खंगचेनजोंगा नेशनल पार्क। और ये कौन सी स्टेट में? आपने याद रखना है, सिक्किम में। ठीक है, ये आपने याद रखना, इंपॉर्टेंट वन है। 70th क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। तो 70th में बोल रहा है सही इंफॉर्मेशन आपने बतानी है, नीचे करेक्ट इंफॉर्मेशन कौन कौन सी है। पहले बोलते हैं इन इंडिया द यूनेस्को मैन एंड बायोस्फीयर, MAB मैंने आपको बताया था एक प्रोग्राम के बारे में, वॉज स्टार्टेड इन 1986। सेकंड बोलता है द नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व वॉज द फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ इंडिया। आपको मैं एक बार दिखा देता हूं, ये आपकी PDF है जो मैंने आपको प्रोवाइड कर दी 74 पेजेस की, जो प्रॉपर हमारे इकोसिस्टम टॉपिक पे है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में। इंडिया में मैंने आपको बताया था 18 बायोस्फीयर रिजर्व है, जिसमें से 12 को मान्यता दी गई है बाय मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम। एंड इधर आप देख सकते हो मैंने प्रॉपरली लिखा है दैट नीलगिरी वाज द फर्स्ट टू बी इंक्लूडेड। ये प्रॉपर
आप मान सकते हो कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में कैसे कैसे आगे मान्यता मिलती गई। लास्ट में आपका जो अभी रिसेंट आई है पन्ना इन एमपी मध्य प्रदेश में 2020 में इसको मान्यता मिली है। आप इधर भी देख सकते हो खंगचेनजुंगा जो सिक्किम मैंने अभी आपको बताया, ये भी 2018 में ही एड ऑन हुई है। ये आपने याद रखना है 18 है और 12 जो है आपकी मैप ने रिकॉग्नाइज की हुई है। तो इधर से हमें पता चलता है ये दोनों इंफॉर्मेशन, ये दोनों स्टेटमेंट सही है, तो इसका आंसर क्या रहेगा, बोथ 1 and 2 आर द करेक्ट ऑप्शन। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 71, ठीक है। व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग ऑन मैनग्रोव फॉरेस्ट। बड़ा अच्छे क्वेश्चन है, जिसने पढ़ा हुआ मैनग्रोव के बारे में वही इसका आंसर दे पाएगा। ग्लोबल वार्मिंग का क्या इफेक्ट होगा मैनग्रोव फॉरेस्ट पे। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जो मैनग्रोव फॉरेस्ट है, मैंने आपको बताया था पाए कहां पे जाते हैं। इट इज फाउंड नियर द कोस्टल एरियाज, एस्चुरीज में, ठीक है। आप मान सकते हो कोस्टल एरियाज के पास पाए जाते हैं मैनग्रोव फॉरेस्ट। तो जब ग्लोबल वार्मिंग होगी उससे क्या होगा, ये सबमर्ज होने बैठ जाएंगे, अंदर मर्ज होने बैठ जाएंगे। तो इसका आंसर क्या रहेगा, बिग एरियाज ऑफ मैनग्रोव फॉरेस्ट विल बी सबमर्ज। तो 71 का आंसर क्या रहेगा, बी ऑप्शन। 72 अ पर्सन वांट्स टू विजिट नेशनल पार्क इन रणथंभौर, गिर, बंदीपुर लोकेटेड इन 3 डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया। देखो इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आज के एग्जाम में, तभी इस तरह का क्वेश्चन मैंने फ्रेम करके आपके लिए लेके आया हूं। टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज ही नीड नॉट टू गो दिस कनेक्शन। देखो एक इंसान था, बड़ा मनचाही इंसान था, घूमने फिरने में बहुत मन लगाता था, ठीक है, घूमने फिरने में इसको बड़ा मजा आता था। तो उस पर्सन ने कहा मैंने 3 नेशनल पार्क घूमनी है। पहला बोलता रणथंभौर में, दूसरा बोलता गिर मैंने देखनी है, फिर बोलता बंदीपुर देखनी है। अब उसके से 4 ऑप्शन है, इन 4 में से कौन सी स्टेट वो नहीं जाएगा अगर उसने ये तीनों घूमनी है। तो इस तरह का ये क्वेश्चन है। तो आप सभी को पता होना चाहिए जो रणथंभौर है, ये नाम से ही पता चल रहा है कहां का होगा। सर ये राजस्थान का होगा। हाँ जी सर बिल्कुल सही है, ये राजस्थान में ही है। तो राजस्थान तो ऑप्शन गलत हो जाता है इधर से। सेकंड, गिर फॉरेस्ट के बारे में भी आपको पता होगा, गिर के बारे में, ठीक है, गिर इज इन गुजरात, तो गुजरात ऑप्शन भी कैंसिल कर देते हैं। अनदर वन इज बंदीपुर, बंदीपुर इज इन योर कर्नाटका, ठीक है, तो कर्नाटका भी कैंसिल। तो राइट आंसर क्या रहेगा, केरला ऑप्शन। तो उसे केरला जाने की जरूरत नहीं है, बाकी तीनों जगहों से जाना पड़ेगा। 73 फर्स्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया दैट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1936 वाज नेम्ड एज। अभी मैंने आपको ऊपर बताया दैट जिम कॉर्बेट वाज द फर्स्ट नेशनल पार्क दैट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1936, लेकिन जब वो 1936 में एस्टैब्लिश हुई तो उसका नाम कुछ और था। तो क्या था उसका नाम, आपने याद रखना है। 73 का आंसर आता है सी ऑप्शन, ठीक है। नाउ इट इज नोन एज जिम कॉर्बेट, लेकिन पहले इसका नाम था हैले नेशनल पार्क। 74 बिल्कुल इजीएस्ट सा क्वेश्चन है, चिपकू इंडोलेंस इज रिलेटेड टू हुम। सबसे पहले आपने बताना है जो चिपकू मूवमेंट है उसे स्टार्ट करने वाले कौन थे, जिन्होंने मेन रोल प्ले किया था, और साथ में आपने बताना है कौन से ईयर में ये हुआ था। तो चिपकू मूवमेंट मैं बता देता हूं इज रिलेटेड टू कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। फॉरेस्ट को उसकी कंजर्वेशन से उनकी कंजर्व करने के लिए हग भी बोला जाता है, इनको हग कर लिया था इन्होंने ताकि कोई इसे काट ना सके, कॉन्ट्रैक्टर्स इसे काट ना सके। तो 74 का आंसर क्या रहता है, बी ऑप्शन। 75 की ओर बढ़ते हैं। द ऑब्जेक्टिव ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व इज, बायोस्फीयर रिजर्व का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रिजर्वेशन ऑफ फ्लोरा एंड फौना ऑफ फॉरेस्ट लैंड, रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ फॉरेस्ट प्रोडक्ट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ एग्रो प्रोडक्ट्स, की ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर आता है ऑल ऑफ द अबव। बायोस्फीयर रिजर्व का ये चारों के चार, ये तीनों के तीनों मोटो हैं। बात करते हैं 76 क्वेश्चन, अभी तक हम ऊपर पढ़ चुके हैं, देखते हैं आपको कितना याद है। तो उसी से रिलेटेड है, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, वही आपका आ गया, ठीक है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इज द ओल्डेस्ट नेशनल पार्क, यस सर बिल्कुल सही, 1936 में से एस्टैब्लिश किया गया था। इट वॉज वन ऑफ द 9 टाइगर रिजर्व क्रिएटेड एट द लॉन्च ऑफ द प्रोजेक्ट टाइगर इन 1976, ये भी सही है। 1973 में जो प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था टू कंजर्व द टाइगर, तो उसमें ये 9 टाइगर रिजर्व में से एक था। थर्ड, इनिशियली इट वॉज नोन एज हेले नेशनल पार्क, अभी ऊपर हमने पढ़ा क्वेश्चन नंबर 73 में, तो ये भी सही है। तो ये तीनों के तीनों ऑप्शन सही है, तो 76 का आंसर हो जाता है दैट फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तो बी ऑप्शन इसका सही रहेगा, ठीक है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 77 की। क्वेश्चन नंबर 77 कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए साइट फॉर इन सितु मेथड ऑफ कंजर्वेशन ऑफ फ्लोरा।
ठीक है, हमने दो तरह की कंजर्वेशन पढ़ी है, इन सेतु और एक्स सेतु। तो इधर बोल रहा है नॉट, तो नॉट की जगह अगर हम इसको नॉट को कैंसिल करके इधर एक्स सेतु लिख दे, एक ही क्वेश्चन हो गया है ना, यही हो गया। तो एक्स सेतु कंजर्वेशन कौन सी है इसमें, दैट विल बी अ बोटेनिकल गार्डन। तो आप यूनिवर्सिटी जो भी जाता है, यूनिवर्सिटी में देखा होगा, हर यूनिवर्सिटी में आज का बोटेनिकल गार्डन्स भी होते हैं फॉर रिसर्च पर्पसेस। ठीक है, बोटेनिकल गार्डन इसका सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 78, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो नीचे स्टेटमेंट दी है, आपने कंसिडर कीजिए। द बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स आर लोकेटेड ओनली इन ट्रॉपिकल रीजन। इंडिया हैज 4 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, ईस्टर्न हिमालय, वेस्टर्न घाट्स एंड अंडमान निकोबार आइलैंड। कौन सी स्टेटमेंट सही है? तो पहले बात करें, वो बोलता है बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट सिर्फ और सिर्फ ट्रॉपिकल रीजन में पाई जाती है। ऐसा नहीं है। हाँ, ये बात जरूर है कि मैक्सिमम आपके ट्रॉपिकल रीजन में होती है, लेकिन उन्होंने बोला आर लोकेटेड ओनली बोल रहे हैं कि ट्रॉपिकल रीजन, ऐसा कुछ नहीं है। आपकी जो ये है बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, ये कहीं भी हो सकते हैं। और बात करें जो इंडिया की 4 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स हैं, ये इसके नहीं है। वेस्टर्न हिमालय आपका इधर आ जाता है कि वेस्टर्न ईस्टर्न हिमालयस भी इन्होंने लिख दिया है, वेस्टर्न घाट्स लिखा है, सुंधा लैंड्स भी आपकी आ जाती है। तो ये चारों नहीं है, आपको मैं बता चुका हूं, आपके हमने जो 4 पढ़े थे बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, तो दोनों गलत हैं। दैट नीदर 1 and 2 आर द राइट वन। तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट। साइट्स, ठीक है, या सीडीज आप इसे बोलो, ये किसके रिलेटेड है, इसकी फुल फॉर्म क्या है आपको पता होना चाहिए। तो 79 का आंसर आता है द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फ्लोरा एंड फोना। तो इसका राइट है, आपने इसकी फुल फॉर्म याद रखनी है, आपसे पूछा जा सकता है। 80th क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन, द प्लेस रामसर ऑफ रामसर कन्वेंशन। हमने रामसर कन्वेंशन पढ़ी थी वेटलैंड्स के लिए, ठीक है। तो ये जो रामसर कन्वेंशन है, इसका जो रामसर वर्ड है, ये कहां पे है, दैट इट इज इन ईरान वेयर इट वाज साइंड। ठीक है, ये जो रामसर कन्वेंशन है फर्स्ट टाइम कहां पे साइन हुई थी, इसकी मीटिंग कहां पे हुई थी, ईरान में हुई थी, रामसर जगह में हुई थी ऑन 2 February 1971। आप सभी को मैं ये बता चुका हूं। तो ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसका आंसर क्या रहेगा, ईरान। ठीक है, सी ऑप्शन। होप सो आपको क्वेश्चंस का लेवल अच्छा लगा होगा, आहिस्ता आहिस्ता क्वेश्चंस के लेवल बढ़ रहे हैं। अब आपको जैसे मैं पहले ही बता चुका हूं, मेरा नेक्स्ट टारगेट रहेगा कि आप तक पहुंचाया जाए वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, आपकी ये जो नेशनल पार्क है, आपको आसानी से लर्न हो जाए, आपको आसानी से याद हो जाए। तो नेक्स्ट लेक्चर हमारा उसी पे रहेगा, और उसका नेक्स्ट लेक्चर रहेगा लास्ट एमसीक्यू पार्ट ऑफ इन्वायरमेंट, इकोलॉजी एंड बायोडाइवर्सिटी। तो उसके बाद हमारा ये टॉपिक खत्म हो जाएगा, विद एमसीक्यू हम खत्म कर रहे हैं। तो जल्दी से आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता देना कि जीके का आपका नेक्स्ट टॉपिक आपको किस पे चाहिए, जिसके ऊपर हम 100 एमसीक्यू की सीरीज स्टार्ट करें। और जो भी चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, शेयर कर ले, लाइक कर ले, और अपना स्कोर कमेंट जरूर कीजिएगा। तो आज के लिए गाइस इतना ही रखते हैं अपना लेक्चर। तो मिलते हैं कल अपने नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए आपसे अलविदा।